एक विवाह ऐसा भी सीजन 2 का भाग 19। अब तक हमने पढ़ा है कि तनु, मनु, रूप, ताज और रियाज जैनिल के आसपास ही खड़े थे, जबकि मानो उन सबसे अलग खड़ा था। तभी मनु मानो के पास आकर बोली, मानो अब आगे तुम्हें जैनिल के पास जाना चाहिए, इस वक्त उसे तुम्हारी ज़रूरत है। मानो ने मनु की बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया, वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। मनु ने मन ही मन कहा, ये मानो को क्या हो गया, मैंने इतना सीरियस पहले तो कभी नहीं देखा। मनु ने जैनिल की ओर देखा, जिसके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन फिर भी वो स्ट्रांग बनने की कोशिश में लगा था। मनु जैनिल की ओर बढ़ी ही थी कि डॉक्टर्स बाहर आए और बोले, अब वो ठीक है, फीवर है लेकिन कुछ देर में उतर जाएगा। शुक्र है राजेश जी उन्हें घर जाकर चेक करके आए और सभी इंतजाम पहले से ही हो गए, वरना इनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती। डॉक्टर आगे जाने ही लगे तब कि वो फिर रुक गए और बोले, वैसे जैनिल कौन है? वो लड़की बेहोशी की हालत में भी उन्हीं का नाम ले रही थी। वो उससे बहुत प्यार करती है, हो सके तो वो उनके पास चले जाएं। डॉक्टर के इतना कहते ही जैनिल कमरे में चला गया, जहाँ काजू आंखें बंद किए आराम से सो रही थी। जैनिल काजू के पास आया और उसके पास बैठकर काजू का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, मुझे माफ़ कर दो काजू, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। प्लीज़ तुम जल्दी से अपनी आंखें खोल लो। जैनिल के ये कहते ही काजू ने अपना हाथ खींच लिया, लेकिन वो जागी नहीं। जैनिल काजू को हैरानी से देखने लगा। काजू नहीं उठी तो जैनिल ने फिर से काजू का हाथ पकड़ लिया और बोला, तो तुम भी नाराज़ हो? मानो भी मुझसे नाराज़ है, वो गुस्से में यहाँ से चला गया है, अब तुम ही उसे मना सकती हो, प्लीज़ उठ जाओ। काजू नहीं उठी। तभी बाकी सब अंदर आ गए। सबने काजू को देखा तो जैनिल के इतना कहते ही सबने एक साथ कहा, जब तक काजू को होश नहीं आ जाता हम कहीं नहीं जाने वाले। जैनिल बोला, तुम सब घर चले जाओ, मैं काजू के पास रुकता हूँ। जैनिल ने आगे कुछ नहीं कहा तो काजू ने आंखें बंद किए ही धीरे से कहा, तुम लोग जाओ, मुझे होश आ गया है, जाओ अब। काजू के बोलते ही सब उसे हैरानी से देखने लगे, लेकिन काजू ने आँख बंद की हुई थी, इसीलिए वो किसी को नहीं देख सकती थी। फिर भी वो बोली, अब तुम सब जाते हो कि चिल्लाकर डॉक्टर को बुलाऊं, फिर धक्के मारकर तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। काजू के ये कहते ही ताज ने हैरानी से कहा, यार काजू तो बड़ी फास्ट है, जल्द ही बीमार हो जाती है और ठीक भी हो जाती है। काजू कुछ नहीं बोली तो जैनिल ने सबको जाने के लिए कहा। सब चले गए। जब जैनिल ने काजू को देखते हुए कहा, अब तुम आंखें खोल सकती हो। काजू ने अब भी आंखें नहीं खोली, वो बंद आंखों से ही बोली, तुम भी जाओ यहाँ से। जैनिल हैरानी से काजू को देखने लगा तो काजू बोली, ऐसे मत देखो, जाओ यहाँ से। जैनिल नहीं गया। तभी एक नर्स अंदर आई, वो काजू को इंजेक्शन देने लगी। तभी काजू ने थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, नर्स प्लीज़ इन्हें बाहर ले जाइए, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। नर्स ने जैसे ही ये सुना, वो जैनिल को देखते हुए इंजेक्शन लगाते हुए ही बोली, प्लीज़ सर, पेशेंट को आराम की ज़रूरत है, आप बाहर चले जाइए। नर्स ये कहकर चली गई तो जैनिल काजू के पास से उठा और वहीं पास में रखे सोफे पर बैठ गया। इंजेक्शन के असर से काजू को नींद आ गई तो जैनिल भी बैठे बैठे ही वहीं सो गया। अगली सुबह काजू की आंखें खुली तो सामने जैनिल को सोए पाया। काजू उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मेजर साहब बड़े क्यूट लग रहे हो। काजू जैनिल को निहारने लगी। तभी जैनिल की आंखें खुल गई। उसने काजू को देखा तो जल्दी से उठकर उसके पास आकर बोला, काजू तुम ठीक हो? काजू ने जैनिल को देखे बिना ही कहा, हाँ। काजू जैनिल को इग्नोर करते हुए बोली, तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाकर अपना काम कर सकते हो। जैनिल कुछ कहने वाला था कि रुचिका अंदर आ गई। आज भी उसने घूंघट डाल रखा था तो जैनिल हैरानी से उसे देखने लगा। तभी काजू बोली, मुझे पता था आंटी कि आप ज़रूर आएंगी, एक आप ही तो हैं जिन्हें मेरी परवाह है। काजू जैनिल को सुनाते हुए बोली तो जैनिल उठकर बाहर चला गया। जैनिल के जाते ही काजू हंसते हुए बोली, वाह, आज तो ऊँट पहाड़ के नीचे आ ही गया, अब हमेशा के लिए मुझे उसको सुनाने का बहाना मिल गया। रुचिका ने अपना घूंघट हटाकर कहा, ऐसे नहीं बोलते बेटा, वो बहुत परेशान होगा तेरे लिए, तुझे उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। काजू कुछ बोलने वाली थी कि वो दरवाजे की ओर देखकर चहकते हुए बोली, मोमो दरवाजे से अंदर आ ही रही थी कि काजू ने रुचिका का घूंघट नीचे कर दिया ताकि उसकी माँ रुचिका को देख ना सके। काजू की इस हरकत पर मोमो ने कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि रुचिका काजू को देखकर मुस्कुरा दी। रुचिका काजू के लिए नाश्ता निकालने लगी। उसने एक बार भी मोमो को नहीं देखा। मोमो काजू के पास आकर उसके गले लगते हुए बोली, काजू कभी तो अपना ख्याल खुद रखा कर। मोमो के बोलते ही रुचिका के हाथ रुक गए। उसका दिल बहुत ज़ोर से धक धक करने लगा। रुचिका ने मोमो को
देखे बिना ही मन में कहा ये तो मोमो है। रुचिका की हिम्मत नहीं हुई कि वो मोमो को देख सके। तभी बाहर से राज आते हुए बोला, हम कुछ दिन बाहर क्या गए, हमारे बेटे ने तो सबको दौड़ा ही दिया। रुचिका राज और मोमो की आवाज़ सुनकर उन्हें घूंघट में ही पहचान गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मोमो की ओर कदम बढ़ाए ही थे कि वो रुक गई। उसने अपने कदम वापस ले लिए और वहाँ से चली गई। राज मोमो को देखकर रुचिका वापस चली गई थी। राज ने काजू को गले लगाकर कहा, क्या हुआ, हमारे बेटू को हॉस्पिटल की हवा खानी पड़ी? काजू ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं डैडू, बस ऐसे ही। काजू अब हैरानी से बोली, आप दोनों यहाँ कैसे, कब आए आप? मोमो ने मुस्कुराते हुए कहा, बस आ ही रहे थे, मनु ने कॉल करके सब बता दिया था, इसीलिए हम सीधे यहीं आ गए। राज ने बाहर जाते हुए कहा, मैं डॉक्टर से बात करके तुम्हें घर ले जाने की तैयारी करता हूँ। मोमो और काजू ने सहमति में सिर हिलाया तो राज वहाँ से चला गया। मोमो ने इधर उधर देखते हुए कहा, जैनिल कहाँ है? बेटा उसे तो यहीं होना चाहिए था। जैनिल का नाम सुनते ही काजू ने मुंह बनाकर कहा, होगा यहीं कहीं, वैसे भी उसे मेरी फ़िक्र कहाँ है, अपने काम से ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए कुछ भी नहीं है। मोमो ने काजू को देखा जो मुंह फुलाए बैठी थी, तो मोमो ने काजू के गाल को छूकर कहा, ऐसी बात नहीं काजू, तू जैनिल को समझ ही नहीं पाई। हो सकता है वो काम करने नहीं कुछ प्रॉब्लम हो उसे जो वो किसी को ना बता पाया हो। आज तक तू उससे प्यार करती है तो तू उसकी हमदर्द बन, उसके सारे दर्द समझने और उन्हें दूर करने की कोशिश कर, उसका साथ दे, उसे ये यकीन दिला कि तू हमेशा उसके साथ है। मोमो ने काजू का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, तुझे याद है ना, तू जब पहली बार जैनिल से मिली थी तो तुझे उसकी आंखों में दर्द दिखाई दिया था। तूने कहा था कि वो ना जाने किस दर्द में जी रहा है। तब तू उसका दर्द दूर करना चाह रही थी, जबकि तब तो वो तेरा कुछ नहीं लगता था, लेकिन आज तो वो तेरा पति, तेरा हमसफ़र है, तो तुझे उसे समझना चाहिए बेटा। मोमो की बात सुनकर काजू कुछ नहीं बोली, वो बस एकटक ज़मीन को घूर रही थी। काजू कुछ नहीं बोली तो मोमो ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ काजू? काजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने भरी आंखों से अपनी माँ को देखते हुए कहा, मम्मा मैं कितनी मतलबी हो गई हूँ ना, खुद के बारे में ही सोचने लगी थी, जैनिल को तो मैंने समझा ही नहीं। मोमो मुस्कुराकर बोली, अभी तो बच्ची है मेरी जान, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तू बच्ची ही बनी रहे। संघर्ष क्या होता है ये तूने कभी देखा ही नहीं। बस मैं इतना कहना चाहूँगी, जैनिल को हर दुख दर्द में उसका साथ देना। बिना माता पिता के जीना क्या होता है ये सिर्फ जैनिल और मानो जानते हैं। उन दोनों को कभी भी किसी चीज़ की कमी मत होने देना। मोमो आगे कुछ कहने वाली ही थी कि राज ने अंदर आते हुए कहा, काजू मोमो चलो घर चलते हैं, डॉक्टर अब घर ही आ जाएंगे तुम्हें चेक करने। राज दोनों के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, आज काजू हमारे साथ अपने घर चलेगी। राज के ये कहते ही काजू की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए राज को देखा, तभी उसकी नज़र दरवाजे पर टेक लगाकर खड़े जैनिल पर पड़ी, जो ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। जैनिल को देखते ही काजू ने झट से नज़रें हटाकर राज को देखते हुए बोली, नहीं डैडू, मैं तो मेरे घर जाऊंगी, आपके घर तब जाऊंगी जब मैं ठीक हो जाऊंगी। काजू के ये कहते ही राज थोड़े गुस्से में बोला, वो भी तो तुम्हारा ही घर है। काजू हौले से मुस्कुरा दी और बोली, शादी के बाद तो पिया का घर ही अपना घर होता है ना। राज और मोमो दोनों मुस्कुरा दिए तो काजू बोली, अब आप दोनों जाइए, सफ़र में थक गए होंगे, हम घर चले जाएंगे, आप चिंता मत करिए। राज मोमो दोनों उठे और बारी बारी से काजू को हक करके जैनिल की ओर बढ़े। मोमो जैनिल के पास आकर उसका गाल छूकर बोली, अपना ध्यान रखना बेटा। जैनिल ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। तभी राज बोला, और काजू की किसी भी बात का बुरा मत मानना, वो अभी बच्ची है। जैनिल ने मुस्कुराकर कहा, अंकल ये आप कह रहे हैं? राज भी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मैं ही कह रहा हूँ, और ये अंकल क्या है, मैं पापा हूँ तुम्हारा। राज के बोलते ही मोमो बोली, और मैं माँ हूँ तुम्हारी। जैनिल खुलकर हंस दिया तो राज बोला, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बोल देना बेटा। जैनिल ने हामी भरी तो राज और मोमो चले गए। उनके जाते ही जैनिल काजू की ओर बढ़ने लगा। काजू बड़े प्यार से जैनिल को देख रही थी, लेकिन जैनिल के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। जैनिल काजू के पास आकर बोला, घर चले? काजू ने अपने दोनों हाथों को बच्चे की तरह ऊपर करके कहा, हाँ चलो। जैनिल काजू को हैरानी से देखने लगा तो काजू बोली, जैसे लेके आए थे वैसे ही लेकर चलो, मैं पैदल नहीं चलने वाली, चलो उठाओ मुझे। जैनिल ने बिना कुछ कहे काजू को उठाया और चल पड़ा। तभी काजू बोली, अरे मेरी दवा तो ले चलो। जैनिल ने सामने देखकर चलते हुए कहा,
अपने आप आ जाएगी, तुम फिक्र मत करो। काजू ने अपने दोनों हाथों से जेनिल की गर्दन पर घेरा बना लिया और उसे देखते हुए मन ही मन बोली, सॉरी जो मैंने तुम पर गुस्सा किया, मुझे तुम्हें समझना चाहिए था, लेकर मैं भी ना एक नंबर की उल्लू हूँ। जब समझना होता है तो समझती नहीं, जब नहीं समझना होता तब हमदर्द बनी घूमती हूँ। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब मुझे ही सब ठीक करना होगा। काजू ये सब जेनिल को देखते हुए सोच रही थी तो जेनिल ने बिना उसे देखे कहा, बस करो घूरना, अब क्या खा जाओगी? जेनिल के ये कहते ही काजू ने नज़र हटा ली और सामने देखने लगी। जेनिल मन ही मन बोला, जानता हूँ तुम नाराज़ हो, तुम्हारी नाराज़गी जायज़ है, मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था, लेकिन मैं उन अंधेरों से कभी बाहर निकल ही नहीं पाया और मैं शायद अब निकल भी नहीं पाऊँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जेनिल गाड़ी के पास पहुँचा तो ड्राइवर ने दरवाज़ा खोल दिया। जेनिल ने काजू को बैठा दिया और ड्राइवर की ओर इशारा किया तो ड्राइवर वहाँ से चला गया। जेनिल ड्राइविंग करने लगा, काजू बाहर देखने लगी। जेनिल ने एक नज़र काजू को देखा तो उसने धीरे से कहा, काजू। जेनिल के बोलते ही काजू ने झट से उसकी ओर देखा और बोली, हाँ। जेनिल अब सामने देखने लगा तो काजू बोली, कुछ कहना है तुम्हें? जेनिल ने सामने देखते हुए ही कहा, नहीं तो बस ऐसे ही देख रहा था, तुम सो तो नहीं रही हो? काजू हल्की सी मुस्कुरा दी और फिर से बाहर देखने लगी। जेनिल मन ही मन बोला, ये मुझे क्या हो रहा है? काजू से कुछ कह क्यों नहीं पा रहा हूँ मैं उससे इतना दूर क्यों होता जा रहा हूँ? काजू भी बाहर देखते हुए सोच रही थी, जानती हूँ जेनिल, तुम मुझसे बात करना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, लेकिन आई प्रॉमिस घर पहुँचते ही तुम बोलने भी लगोगे और तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। रुचिका अपने कमरे में बैठी छत को घूर रही थी। उसकी आंखों से टप टप आंसू पड़ रहे थे। वो खुद से बोली, हे महादेव, ये कैसा न्याय है आपका? मैं फिर से अपनी दोस्त के पास आ गई। काजू राज और मोमो की बेटी है। रुचिका आंसुओं से भी मुस्कुरा कर बोली, अपनी माँ पर गई है। मोमो भी तो सबकी मदद करती थी, तो उसकी बेटी कैसे पीछे हट सकती है? लेकिन काजू ने मुझे पहचाना क्यों नहीं? क्या मोमो ने उसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया? ऐसा कैसे हो सकता है? मोमो ने उसे नहीं बताया, ये तो हो ही नहीं सकता। या फिर काजू मुझे पहचान गई थी, इसीलिए वो मुझे अपने साथ लेकर आई है। रुचिका ने अपने आंसू पोंछ लिए और बोली, अब तो काजू के आने के बाद ही पता चलेगा कि वो मुझे पहचानती है या नहीं। अगर पहचान गई होगी तो फिर उसने मोमो को भी बता दिया होगा और वो भी उसके साथ आएगी। मैं मोमो को सामना कैसे करूँगी? नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं पनौती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी बदकिस्मती में मोमो का घर भी उजड़ जाए। मुझे यहाँ से जाना ही होगा, अभी के अभी। रुचिका ने जाने का मन बना लिया। उसने अपना कमरा ठीक किया और बाहर आ गई। वो जैसे ही बाहर आई, मानो उसके पास आकर बोला, आंटी, कुछ खाने के लिए बना दीजिए, जेनिल और काजू आ रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया होगा वहाँ। मानो कि ये कहते ही रुचिका ने हाँ में सिर हिलाया और किचन की ओर बढ़ गई। मानो जैसे ही बाहर जाने लगा, उसकी नज़र सोफे पर बैठी रूप पर पड़ी। मानो रूप को वहाँ देखकर हैरानी से बोला, रूप, आप यहाँ कब आई? आप? रूप के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उसने डरते हुए कहा, वो मैं काजू रुक कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो खड़ी हो गई और कांपने लगी तो मानो उसके पास आया और टेबल पर रखे पानी से गिलास भरकर रूप को देते हुए बोला, बैठिए और पानी पियो, रिलैक्स। रूप फिर से सोफे पर बैठ गई और पानी पीने लगी। मानो ने एक लड़की को आवाज़ लगाई, सालू। तभी एक लड़की दौड़ते हुए आई और बोली, जी भैया। मानो ने रूप की ओर देखकर कहा, इनको ऊपर वाले रूम में ले जाओ और खाना खिला देना। सालू ने हामी भरी तो मानो ने रूप की ओर देखकर कहा, आपको काजू से मिलना है ना? वो हॉस्पिटल से आने वाली है, आते ही मिल लेना। तब तक आप इनके साथ जाओ। रूप कुछ नहीं बोली तो मानो ने सालू की ओर इशारा किया। सालू रूप को अपने साथ लेकर चली गई। मानो बाहर जाने लगा तभी उसका फ़ोन बजा। मानो ने देखा ताज की कॉल थी। मानो ने फ़ोन पिक करके कहा, क्या पता चला? सामने से ताज ने कहा, वो जेल गया ही नहीं, उसे ले जाने से पहले ही कमिश्नर का फ़ोन आया और इंस्पेक्टर ने उसे छोड़ दिया। मानो ने कुछ नहीं कहा और फ़ोन काट दिया। मानो इधर उधर चक्कर काटने लगा तभी उसे बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। वो वहीं खड़ा होकर देखने लगा। जेनिल काजू को लिए अंदर आ रहा था तो मानो ने काजू की ओर देखकर कहा, काजू, आप ठीक हो? काजू, जो जेनिल की गोद में थी, वो एक भूं उचकाकर बोली, मुझे नहीं पता था कि बीमार होने के बाद सब रिस्पेक्ट से बात करते हैं। मानो कुछ नहीं बोला तो काजू ने जेनिल को रुकने के लिए कहा, लेकिन जेनिल नहीं रुका। वो काजू को लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तो काजू उसे हैरानी से देखने लगी। जेनिल ने अब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो काजू ने उसे घूरते हुए कहा, आप चाहते क्या हैं मेजर साहब? जेनिल अब भी कुछ नहीं बोला। वो अपने कमरे के पास आ चुका था। कमरा बंद था तो जेनिल ने लात मारकर उसे खोल दिया और अंदर आ गया।
अब काजू भी कुछ नहीं बोली। जैनिल ने काजू को बेड पर लिटा दिया और खुद फ़ोन लेकर वापस जाते हुए किसी को फ़ोन करने लगा। फ़ोन पिक होते ही जैनिल बोला, किशन नाश्ता और दवा दोनों लेकर आओ। जैनिल जाकर सोफे पर बैठ गया और किशन का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद किशन नहीं आया तो जैनिल बाहर जाने लगा। तभी रुचिका अंदर आ गई। रुचिका को देखकर जैनिल ने आगे बढ़कर उससे नाश्ते की प्लेट ली और बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी पत्नी को सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। रुचिका कुछ नहीं बोली, वो वापस जाने लगी। तभी काजू बोल पड़ी, रुकिए आंटी, आप वापस क्यों जा रही हैं? आप यहाँ आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। काजू के कहते ही जैनिल काजू की ओर बढ़ गया, जबकि रुचिका वहीं रुक गई। उसने मन ही मन कहा, लगता है काजू मुझसे मोमो के बारे में बात करेगी, लेकिन मैं इस बारे में उससे क्या बात करूँगी? मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? रुचिका जब नहीं हिली तो काजू फिर से बोली, क्या हुआ आंटी? आइए ना, मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ आ जाइए। रुचिका ने लंबी सांस ली और काजू की तरफ बढ़ गई। जैनिल ने दवा एक और रखी और काजू के पास बैठकर बोला, लो नाश्ता करो। काजू ने जैनिल पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो रुचिका की ओर देखते हुए बोली, जल्दी आ जाइए ना, मैं आपके हाथ से खाना चाहूँगी। काजू की ये कहते ही जैनिल ने अपना एक हाथ पीछे की ओर करके रुचिका को रोकते हुए बोला, अब एक कदम मत बढ़ाइएगा। रुचिका रुक गई तो जैनिल ने काजू की ओर बिना देखे किसी भाव से कहा, पहले खाना खाओ फिर बात करना। काजू ने रूठे हुए अंदाज में कहा, ठीक है खिलाओ। जैनिल ने दलिया एक चम्मच में भरकर काजू की ओर किया तो काजू मुंह बनाते हुए बोली, ये क्या है? छी, मुझे नहीं खाना ये। काजू ने दूर हटते हुए कहा तो जैनिल ने उसका हाथ पकड़ लिया और सख्ती से बोला, काजू खाओ इसे। मैं जानता हूँ तुम ये नहीं खाना चाहती थी, इसीलिए मुझे यहाँ से भगाना चाह रही थी, है ना? काजू इधर उधर देखने लगी तो जैनिल ने फिर से चम्मच उसकी ओर बढ़ाई। काजू मुंह बनाने लगी तो जैनिल ने आंखें दिखाते हुए कहा, खाओ इसे। काजू ने खा लिया और एक चम्मच खाकर बस मेरा हो गया। वो दूसरी ओर जाने लगी तो जैनिल ने उसे पकड़कर वहीं बैठाते हुए कहा, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जा सकती, समझी? काजू आंखों को टिमटिमाते हुए जैनिल को देखने लगी। तभी उसकी नज़र रुचिका पर गई जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। काजू ने रुचिका से कहा, हंस लीजिए, आप भी हंस लीजिए, मेरा बुरा वक्त चल रहा है। जैनिल ने ये सुना तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई जिसे काजू ने देख लिया। वो आगे बोली, कभी हमारा टाइम भी आएगा, हम भी आप सबको ऐसे ही परेशान करेंगे। जैनिल ने काजू को खिलाते हुए कहा, पहले तुम ठीक हो जाओ फिर सबको परेशान कर लेना। जैनिल ने काजू को खाना खिलाकर दवा दे दी। वो जाते हुए बोला, अब तुम बात कर सकती हो लेकिन ज़्यादा नहीं, वरना फिर से बीमार पड़ जाओगी। काजू ने कुछ नहीं कहा तो जैनिल जाकर सोफे पर बैठ गया। वो अपना काम करने लगा। रुचिका काजू के पास आई तो काजू ने अपना मुंह दूसरी ओर घुमाकर बैठ गई। रुचिका ने काजू का चेहरा अपनी ओर करके कहा, मेरी प्यारी सी बिटिया नाराज़ है मुझसे, लेकिन क्यों? काजू ने अपनी दोनों हाथ बांधे हुए मुंह बनाते हुए बोली, आप हॉस्पिटल से वापस क्यों आ गई? मैं आपको अपने मोमो से मिलवाने वाली थी, लेकिन आप तो बिना कुछ बोले ही वहाँ से ऐसे आ गई जैसे कोई भूत देख लिया हो। रुचिका ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मुझे एक काम याद आ गया था और फिर तुम्हारे पास तुम्हारे माता पिता थे, इसीलिए मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। काजू ने सोकर मुंह फेर लिया तो रुचिका परेशान होकर बोली, काजू प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो, वरना मैं यहाँ से चली जाऊँगी। रुचिका के इतना कहते ही काजू झट से उसकी ओर मुड़कर बोली, आप ब्लैकमेल कर रही हैं? मैं डरने वाली नहीं। अब आप कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि जहाँ भी जाएंगी आप मुझे अपने साथ पाएंगी। रुचिका कुछ नहीं बोली तो काजू आगे बोली, वैसे मैं आपको एक शर्त पर माफ़ करूँगी। रुचिका ने बड़ी ही आस से काजू की ओर देखा। तभी काजू ने एक नज़र जैनिल की ओर देखकर रुचिका को देखते हुए बोली, मैं जो कहूँ आप मुझे वो खाना लाकर दो तो मैं सोचूंगी। रुचिका खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथों को बांधकर बोली, अच्छा तो इस वजह से नाराज़ हो ताकि मैं तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारा मनपसंद खाना लाकर दूं। काजू ने आंखों को चमकाकर कहा, हाँ बिल्कुल। रुचिका ने काजू का कान पकड़कर हल्का सा मोड़ दिया और बोली, अब तुम नाराज़ ही रहो, तुम्हें खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा और मुझे कोई माफ़ी नहीं चाहिए। रुचिका ने काजू का कान छोड़ दिया और अपना घूंघट करके वहाँ से चली गई। काजू बेड पर बैठ कभी जाती हुई रुचिका को देखती तो कभी जैनिल को, लेकिन कोई भी उसे नहीं देख रहा था तो काजू लेट गई और सो गई। काजू सो चुकी थी लेकिन जैनिल अभी भी जाग रहा था। तभी मानो वहाँ आ गया, उसके साथ ही रूप भी थी। रूप ने काजू को सोया हुआ देखा तो
तो वो उसकी ओर बढ़ गई। मानो ने जैनिल से कुछ नहीं कहा। जैनिल की नज़र मानो पर ही थी, लेकिन मानो की नज़र जैनिल के सामने वाली टेबल पर थी। वो कुछ ढूंढ रहा था, तभी उसे उसका फ़ोन दिखाई दिया। उसने झट से अपना फ़ोन उठाया और वहाँ से जाने लगा। तभी जैनिल बोला, मानो मेरी बात, लेकिन मानो ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो जा चुका था। जैनिल ने लंबी सांस ली। उसने काजू की ओर देखा जो आराम से सो रही थी। रूप काजू के पास खड़ी थी। जैनिल रूप के पास आया और बोला, तुम जाकर आराम करो। काजू जैसे ही उठेगी मैं उसे तुम्हारे बारे में बता दूंगा। रूप ने जैनिल को उदासी से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो वहाँ से धीरे धीरे वापस जाते हुए मन ही मन बोली, आराम ही तो नहीं करना मुझे, काजू से ज़रूरी बात करनी है। लेकिन रूप वहाँ से चली गई तो जैनिल काजू के पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ मेरी पगलेट, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मानो भी नाराज़ है और तुम भी। मुझे तो मनाना भी नहीं आता, ना जाने कैसे मानोगे तुम दोनों। जैनिल ने काजू के सिर के पास अपना सिर रखा और बैठे बैठे ही सो गया। रूप यहाँ अपने कमरे में आई और इधर उधर चक्कर काटने लगी। वो खुद से बोली, अब किसे बताऊँ, कौन करेगा मेरी मदद। काजू प्लीज़ उठ जा यार, मुझे तेरी ज़रूरत है। सब कुछ ख़त्म हो गया है, मैं अकेली हो गई हूँ। रूप बेड के टिक कर बैठ गई और रोने लगी, लेकिन उसके आंसू पोंछने वाला वहाँ कोई नहीं था। रूप काफ़ी देर तक वहीं बैठी रही और उठकर बोली, नहीं अब मैं और नहीं रुक सकती। हाँ, यहाँ मैं नहीं जीना चाहती, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। कोई मेरी मदद क्यों करेगा? मैं किसे अपनी तकलीफ़ बताऊँ, किससे अपना दर्द बांटूँ? कोई नहीं है मेरा, कोई भी तो नहीं। रूप अपने कमरे से बाहर आ गई। उसकी नज़र बाहर जाने वाले दरवाजे पर थी। रूप ने इधर उधर नज़र दौड़ाई, उसे कोई दिखाई नहीं दिया तो वो बाहर की ओर बढ़ गई। इधर काजू झट से आँख खोलकर बैठ गई। जैसे ही वो उठी जैनिल भी जाग गया। उसने काजू के माथे पर हाथ रखकर कहा, काजू तुम ठीक हो? काजू ने जल्दी से सांस लेते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताओ, कोई आया था क्या? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी की को मेरी ज़रूरत है, वो मुझसे बहुत करीब से जुड़ा है। काजू ने जैनिल की आंखों में देखकर बेचैनी से कहा, क्या घर में सब ठीक है? जैनिल ने काजू को फिर से लिटाने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। तुम आराम करो। जैनिल काजू को फिर से सुलाने लगा, लेकिन काजू उठ गई और बेड से नीचे उतरने लगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझसे मिलने आया है और बिना मिले ही वापस जा रहा है, मुझे ज़रूरत है। जैनिल उठकर काजू के पास आकर बोला, काजू कोई नहीं आया, सब ठीक है। लेकिन काजू ने कुछ नहीं सुना। बाहर जाने लगी तो जैनिल ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़कर कहा, मैंने कहा ना कोई नहीं आया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। काजू ने जैनिल को देखा तो उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ काजू के लिए परवाह भी थी। काजू जैनिल की ओर देखते हुए उसके करीब आई और उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी परवाह है और मैं तुमसे गुस्सा भी नहीं हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काजू ने जैनिल के हाथ को अपने माथे पर रखकर कहा, देखो मुझे फ़ीवर भी नहीं है अब। जैनिल ने काजू का माथा चेक किया तो सच में उसको फ़ीवर नहीं था। जैनिल ने काजू के कंधे को पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, ठीक है चलो मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें। काजू मुस्कुरा दी तो दोनों साथ साथ चलने लगे। दोनों कमरे के बाहर आए ही थे कि मानो उसके सामने आकर बोला, बॉस आप ठीक हो? काजू ने हाँ में सिर हिलाया तो मानो फिर से बोला, तो आपको आराम करना चाहिए ना, आप बाहर क्यों आई? आपको किसी चीज़ की ज़रूरत? काजू ने मानो की बात को बीच में काटते हुए कहा, मानो मैं ठीक हूँ, मुझे ये बताओ कोई आया था क्या? मानो ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ वो आपकी दोस्त है ना, क्या नाम था उसका? काजू ने जल्दी से कहा, रूप। मानो हाँ वही आई थी, बहुत परेशान है, जब आप हॉस्पिटल गई थी तब आई थी, मैंने उन्हें घर पर ही रोक लिया था। काजू ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैं मिलकर आती हूँ उससे। जैनिल और काजू आगे बढ़ गए तो मानो भी उसके पीछे चलने लगा। सब रूप के कमरे में आए लेकिन रूप तो यहाँ थी ही नहीं। मानो ने रूप को पूरे कमरे में ढूंढा लेकिन वो तो मिली ही नहीं। अब काजू और ज़्यादा परेशान होकर बोली, ना जाने क्या हुआ होगा, कहाँ गई होगी। जैनिल ने काजू के कंधा को हल्का सा दबाकर बोला, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं ढूंढ कर लाता हूँ उसे। काजू ने जैनिल का हाथ पकड़कर कहा, मैं भी चलूँगी प्लीज़। जैनिल ने काजू को हैरानी से देखकर कहा, काजू तुम्हारी तबीयत? काजू बीच में ही बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़ मुझे रूप से मिलवा दो प्लीज़। जैनिल ने पलकें झपकाकर
हामी भरी और काजू को लेकर बाहर आ गया। दोनों जैसे ही बाहर आए उन्होंने पूरे घर में नज़र दौड़ाई, लेकिन रूप नहीं थी। काजू ने जेनिल को देखकर परेशानी से कहा, रूप कहीं कुछ कर ना ले, मुझे बहुत डर लग रहा है। जेनिल प्लीज़ कुछ करो। दोनों घर से बाहर आ गए तो मानो भी उनके पास आ गया और रूप को ढूंढने लगा। तभी एक गार्ड आया और बोला, सर वो एक मैडम तो अभी कुछ देर पहले ही बाहर गई थी, बहुत जल्दी में थी और परेशान भी थी। जेनिल ने जब ये सुना तो वो गाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। वो जल्दी से गाड़ी लेकर आया और काजू के सामने रोककर बोला, काजू जल्दी आओ। काजू के साथ साथ मानो भी गाड़ी में बैठ गया तो जेनिल ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जेनिल काजू और मानो को लेकर घर से निकल चुका था। काजू ने जेनिल से रूप के घर चलने के लिए कहा तो जेनिल ने कुछ सोचकर कहा, लेकिन वो तो अभी यहाँ से निकली है, इतनी जल्दी घर कैसे पहुँच सकती है। काजू ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, आएगी तो घर ही ना, हम पहले से वहाँ रहेंगे तो उसे थोड़ी तसल्ली मिलेगी। जेनिल कुछ नहीं बोला। तभी मानो ने काजू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बॉस आप चिंता मत करो, सब ठीक ही होगा। काजू ने कुछ नहीं कहा तो मानो ने मन ही मन कहा, रूप परेशान तो लग रही थी, ना जाने क्या बात हुई होगी। कुछ ही देर में सब रूप के घर के बाहर थे। काजू जल्दी से गाड़ी से बाहर आ गई, वो घर की ओर बढ़ गई। मानो और जेनिल भी उसके पीछे पीछे आ गए। काजू जैसे ही अंदर आई उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। वो घर बाहर से बंद भी नहीं था, ना ही कोई कमरा बंद था। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कोई था ही नहीं। काजू अंदर बढ़ते हुए बोली, आंटी, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। जेनिल और मानो भी इधर उधर देखने लगे, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। काजू ने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, ना जाने क्या हुआ होगा, रूप कहाँ होगी और उसकी मम्मा भी यहाँ नहीं है। कहाँ? काजू मेरी बात सुनो। कुछ नहीं। जेनिल ने काजू को संभालते हुए, मैं अभी अपने आदमियों को लगाता हूँ, रूप ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, वो हमें मिल जाएगी। काजू ने खाली और परेशान आंखों से जेनिल की ओर देखा तो जेनिल ने उसके एक हाथ को बाजू से काजू को सीने लगा लिया और दूसरे हाथ से फ़ोन करने लगा। जेनिल ने अपने सभी आदमियों से शहर में रूप को ढूंढने के लिए कह दिया। तभी मानो बोला, मुझे लगता है हमें भी रूप को ढूंढना चाहिए। जेनिल ने हामी भरी और काजू को लेकर चल पड़ा। तीनों एक बार फिर से गाड़ी में आ चुके थे। काजू बैठी ही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा, जो जेनिल के पास था। जेनिल ने देखा काजू को फ़ोन पकड़ा दिया। काजू ने स्क्रीन पर नाम देखकर हैरानी से कहा, सुधीर भाई। इस वक्त काजू ने फ़ोन पिक करके बिना उसके सुने ही बोली, क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना आप इस वक्त? सामने से सुधीर ने गुस्से से कहा, काजू मुझे बोलने देगी या अपनी ही सुनाएगी? काजू अब चुप हो गई तो सुधीर ने शांति से कहा, काजू तू जहाँ कहीं भी है जल्दी से गोल्डन पार्क के पास आ। काजू ने परेशानी और गुस्से से कहा, भाई आप बताएंगे हुआ क्या है? सुधीर ने भी परेशानी से कहा, वो रूप जी वो यहाँ है मेरे साथ। काजू हैरानी से बोली, क्या? मैं अभी आ रही हूँ भाई। काजू ने जेनिल से गोल्डन पार्क चलने को कहा तो जेनिल ने काजू की ओर देखकर कहा, क्या बात है काजू? काजू ने सामने देखते हुए ही कहा, रूप मिल गई है, वो सुधीर भाई के साथ है। अब कोई कुछ नहीं बोला तो जेनिल ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ ही देर में वो गोल्डन पार्क पहुंच गए। काजू जल्दी से बाहर आई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं था। काजू ने गुस्से और परेशानी से सुधीर को कॉल किया। सुधीर ने कॉल नहीं उठाया तो काजू गुस्से में अपना फ़ोन फेंकने ही वाली थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। काजू ने जल्दी से कॉल पिक करी। सामने से सुधीर बोला, काजू पास वाले हॉस्पिटल में आ जाओ। काजू ने घूम कर देखा तो उसके पीछे ही हॉस्पिटल था। जेनिल और मानो भी उसके साथ चल रहे थे। जेनिल आज काजू की सभी बातें और बिहेवियर नोटिस कर रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। आज काजू बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी, मानो उसका सबसे कीमती इंसान उससे दूर जा रहा हो। जेनिल ये सब सोचते सोचते सबके साथ हॉस्पिटल पहुंच गया। सुधीर एक बेंच पर बैठा और अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ रहा था। काजू दौड़कर उसके पास गई और बोली, क्या हुआ रूप को भाई, वो तो ठीक है ना? सुधीर ने बेचैन आंखों से काजू को देखते हुए कहा, ठीक है, सिर पर चोट लगी है। काजू ने हैरानी से कहा, चोट कैसे? सुधीर ने काजू पर से नज़र हटाकर कहा, वो सुसाइड करने जा रही थी। सुधीर के ये कहते ही जेनिल, मानो और काजू हैरान रह गए। सुधीर आगे बोला, मैं ऑफिस से घर जा रहा था, तभी मुझे रूप दिखाई दी। वो सड़क पर पागलों की तरह चल रही थी। मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन उसने सुनी ही नहीं। मैं उसके पीछे गया और उससे बात करने की कोशिश करी, लेकिन उसने मुझे देखा तक नहीं और वहाँ से भाग गई।
और एक गाड़ी के सामने चली गई। तो शुक्र है कि गाड़ी की स्पीड ज़्यादा नहीं थी, वरना सुधीर बोलकर चुप हो गया तो काजू वहीं बेंच पर बैठ गई। जैनिल काजू के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, सब ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। काजू कुछ नहीं बोली। तभी डॉक्टर बाहर आ गए। काजू और जैनिल डॉक्टर को देखकर खड़े हो गए। तभी काजू बोली, डॉक्टर रूप। डॉक्टर ने काजू को देखते हुए कहा, ज़्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन उन्हें देखकर लगता है जैसे उन्हें कोई सदमा लगा हो। उन्हें आप सबकी ज़रूरत है। काजू जल्दी से अंदर चली गई। बाकी सब भी काजू के पीछे आ गए। रूप बेड पर बैठी किसी सोच में गुम थी। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। उसका चेहरा उदासी से भरा था। रोने के कारण उसकी आंखें लाल होकर सूज गई थी। उसका ध्यान कहीं नहीं था। उसके आसपास क्या हो रहा है उसे कोई खबर नहीं थी, ना ही वो किसी भी चीज़ में दिलचस्पी ले रही थी। काजू रूप के पास आई, लेकिन रूप ने एक बार भी काजू को नहीं देखा। काजू रूप के पास बेड पर बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, रूप। रूप ने काजू की ओर खाली आंखों से देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। काजू ने रूप के गाल पर हाथ रखकर कहा, पागल लड़की, थोड़ा और इंतज़ार नहीं कर सकती थी? मैं आ रही थी ना तेरे पास, हमेशा जल्दी में रहती है तू, आज भी जल्दी में थी। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं दोस्तों। प्लीज़ सपोर्ट करिए प्लीज़ दोस्तों। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट और प्यार के लिए।